नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके जाने से पहचाने आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो भी छात्र क्लास को देख रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक करते हुए आइएगा और एक छोटी सी क्षमा के साथ, क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी लाइव नहीं हो पा रही हैं आपके लिए, हैं। तो आप कोई बात नहीं है, आप वो वैसे भी लाइव थोड़ा कम ही आते हैं, तो आप ऐसे रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा। थोड़ा सा 2-3 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। तो ये आपका जो ये टेलीग्राम चैनल दिख रहा है संस्कृत चंद्रा जो लिखा हुआ है, अगर आप हमारे, क्योंकि आप पेड स्टूडेंट्स हैं, सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये वाला टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ है जी, प्रैक्टिस क्लास की जो पीडीएफ होती है आपको यहीं पर मिलती है। ठीक है जी, प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ विधानसर आपको यहीं पर मिलती है संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पे। ठीक है जी, ये जो सीटेड पेड बैच वाला टेलीग्राम चैनल है, इस पे केवल कॉन्सेप्ट की पीडीएफ मिलेंगी, क्योंकि इस पे नहीं तो भीड़ हो जाती है तो आपको वीडियो ढूंढने में समस्या होती है। तो इस पे केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियो प्लस आपका जो है प्रैक्टिस क्लास की वीडियो डाल देता हूँ ताकि आप अवेयर रहें, और साथ ही जो पीडीएफ होगी केवल और केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लास वाली इस ग्रुप पे मिलेगी। बाकी सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करोगे तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपके सामने होगा। हम लोग शिक्षण विधियों की बात कर रहे थे, जिसमें से आप लोगों ने प्राचीन विधि, चूंकि विधियां, शिक्षण विधियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, प्राचीन विधि, नवीन विधि और क्या होता है तो कहते हैं नवीनतम उपागम। कौन सा? नवीनतम उपागम के रूप में। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ये जो 3 विधियां थी, इसमें से मेरे प्रिय छात्रों आपने प्राचीन विधि पढ़ी, जिसमें कि दोनों विधियां इसके अंतर्गत 2 आती थी। एक आती थी पाठशाला विधि, है ना जी, और एक आती थी व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी? तो कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि आती थी। ठीक है, हाँ। अब आज भी जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने प्राचीन विधि पढ़ ली है, उसके अंतर्गत पाठशाला और व्याकरण विधि मैंने अच्छे से पढ़ा है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका निवारण करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही जल्दी आपको ट्रिक वगैरह की वीडियो आपको पब्लिक रूप में मिलेंगी। तो नवीन विधि, अभी भी जिनके पास, बार बार मैं कहता हूं कि आप लोग आप अपने जो भी क्लास, जो भी आपके पास किताबें हो, संस्कृत की रीडिंग, पैसेज रीडिंग शुरू कर दो। पैसेज की रीडिंग करना मत भूलना। नवीन विधि, दूसरी विधि कौन सी? नवीन विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम अपने आप को इसलिए थोड़ा सा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो, नहीं तो अगर हम इसमें विजुअल होंगे तो आपका ये जो लिखा हुआ ये आपको प्रॉपरली हम इसमें लिख नहीं पाते हैं, है जी, छिपने लगता है। तो नवीन विधि क्या है? संस्कृत शिक्षण के लिए इसकी पूरी हम एक प्रॉपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देंगे। ठीक है, अब आपको कहीं शेयर नहीं करना है, वो आपके पास ही रहेगी, केवल जो भी पेड के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, संस्कृत शिक्षण के लिए आज तक प्रयुक्त की जाने वाली विधियों को एक श्रेणी में रखा गया है, वे विधियां निम्नलिखित है। ठीक है, नंबर 1 पाठ्य पुस्तक भी आपके एग्जाम में पूछता है, पाठ्य पुस्तक विधि किस विधि के अंतर्गत आती है? हाँ जी, बोल, प्राचीन विधि के अंतर्गत आती है या फिर नवीन विधि के या नवीनतम उपागम के अंतर्गत आती है? यह आपको पूछा गया प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक विधि, भारत में पुस्तक के समर्थक डॉक्टर वेस्ट थे। कौन से डॉक्टर वेस्ट? माना पूछ लिया तो है। शिक्षण के इस ढंग से सुनियोजित किया जाना चाहिए ताकि छात्र जिस अवस्था में विद्यालय छोड़े हुए अपने पठित अंश का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। पठित अंश का अधिकाधिक लाभ उठाने में पाठ्य पुस्तक विधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो लिखा है पठित अंश से अधिकाधिक लाभ, हम पठित अंश का अधिक से अधिक लाभ उठाने का मतलब क्या है? अगर जो पाठ्य पुस्तक विधि है, पहले तो इसका समर्थक डॉक्टर वेस्ट थे। अब जब आप विद्यालय छोड़ते हो, मतलब कहने का तात्पर्य है जब आप विद्यालय से घर आते हो, उस समय अपने जो पठित अंश जो आपने पढ़ लिया है उसका अंश का अधिक से अधिक लाभ अगर उठा सकें, उठाने के लिए हमको पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी। कहें सर ये कैसे होगा? आपको पढ़ाया गया, आप जब घर आए तो सारी चीजें आपको स्मरण नहीं रहती हैं, आपको उसमें अपने अनुसार पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, उसको देखकर आप पढ़ते। वही कि पठित अंश का अधिक अधिक लाभ उठाने में पाठ्य पुस्तक भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण भाई? क्योंकि जब हम घर आएंगे, माना आपको कोई पाठ पढ़ाया गया, पाठ में आपको वहां अच्छे से समझ, हो सकता है आते समय बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप विस्मृत हो जाते हो, निकल जाता है। आप उस पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हुए क्या करोगे? पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हुए आप पठित अंश जो है उसका हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, जान सकते हैं। कहें पठित पाठ्य पुस्तक से लाभ क्या होता है? पाठ्य पुस्तक विधि के लाभ,
कहते हैं यह छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक होता है। पुस्तक हमारे सामने है तो हर शब्दों का अर्थ शब्दार्थ दिया रहता है, उसको तरीका समझाया जाता है ना जी। यह छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। किताबें जिज्ञासा कैसे उत्पन्न करती हैं? आपने कोई पाठ्य वस्तु पढ़ी, आपके मन में वो, अब ऐसा तो नहीं है कि आप पाठ पढ़ रहे हो तो उसमें आप सबको सब पूरा पता ही है, उसमें ऐसा भी है कि कुछ चीजें आपको नहीं पता होती हैं। तो जो चीजें आपको पाठ्य पुस्तक में कुछ ऐसा अंश आपको मिल रहा है जिसकी प्रति आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो यह मुख्यतः दो लाभ होते हैं आपकी नवीन विधि के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर दूसरी है नवीन विधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके बहुत सारे नाम है। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि को ही डायरेक्ट मेथड कहते हैं, वेरी गुड। क्या कहते हैं? इसी को डायरेक्ट मेथड विधि भी कहते हैं, इसी को सुगम पद्धति भी कहते हैं, और इसी को एक नाम और दिया जाता है निर्बाध निर्बाध विधि। कौन सी? निर्बाध विधि। ठीक है जी, एक निर्बाध विधि, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड विधि, सुगम पद्धति, ये सारे क्वेश्चन आए हैं। प्रत्यक्ष विधि विधेय अपरम नाम किम, मतलब प्रत्यक्ष विधि का अपर नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या है, तो आप कहते हो निर्बाध विधि। एक नाम क्या है? निर्बाध विधि है। अभी मैं शायद प्रैक्टिस क्लास करा रहा था तो उसमें आपको मैं HW भी दिया था, होमवर्क भी दिया था। निर्बाध विधि, डायरेक्ट मेथड विधि, सुगम पद्धति कहते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा, और इसका प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस विधि में भाषा विशेष को पढ़ाते समय उस ही भाषा को माध्यम रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? आप जो भाषा, जिस भी लैंग्वेज का आप अध्यापन करा रहे हो, मतलब पढ़ा रहे हो, उसका जो माध्यम होता है वही होता है। जैसे संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाना, अंग्रेजी को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना। हमारे यहाँ क्या होता है? संस्कृत भाषा हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ाई जाती है ना। तो यह प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत नहीं आती है। प्रत्यक्ष विधि यह कहता है कि जो लैंग्वेज है, अब तमिल पढ़ा रहे हो तो तमिल भाषा में पढ़ाओ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहे हो इंग्लिश भाषा में पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ा रहे हो संस्कृत भाषा में पढ़ाओ। तो यही क्या है? प्रत्यक्ष विधि। इसीलिए इसको निर्बाध विधि भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, और सुगम भी कहते हैं। इस विधि में 3 मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला, किसी भी भाषा को सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग वर्जित। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMP छाप लो जी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहे हैं? किसी भी भाषा, मातृभाषा पूछता है आपके एग्जाम में, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है? तो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। क्या जी? मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। ठीक है जी, ठीक। दूसरा है मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए, और इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष में मौखिक विधि को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें 2 चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो प्रत्यक्ष विधि में जिस भाषा, जो लैंग्वेज हो, उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है, यह विशेषता है। दूसरी है कि इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, संस्कृत तो संस्कृत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लगाया है, इसको समझ लेना। ये लाइन आपके यहाँ एग्जाम में पूछिएगा। कस्य विधेय है, मतलब किस विधि में आपका जो है मातृभाषा या प्रयोगम वर्जितम अस्ति, किसमें वर्जित है? तो बताओगे आप लोग प्रत्यक्ष विधि में। क्या भैया लाभ देख लो इसके क्या क्या होते हैं, समझ में आ रहा ना जी? अगर आप क्लास को देख रहे हो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, जितने छात्र हो लाइक करते हुए आना जी। ना समझ में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। लाभ, यह छात्रों के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। जी, छात्रों में स्वतंत्र रूप से संस्कृत में अपने विचारों को प्रकट करने की योग्यता का विकास होता है। बात तो सही है भाई साहब, जिस लैंग्वेज में हो, अगर हम उसी लैंग्वेज, संस्कृत भाषा है, अगर हम संस्कृत में ही पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है संस्कृत में अपने विचारों को प्रकट करने की योग्यता का विकास हो जाएगा। आपको होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, तो बोलो होगा, पक्का होगा, 100% होगा। जब अपनी भाषा में, ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो कहोगे नहीं है। यह लाभ होते हैं प्रत्यक्ष विधि के। आगे आते हैं, अगला है विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी?
विश्लेषणात्मक विधि है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर, पहले जितना जान लो पूर्ण से अंश की ओर इस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। किससे? यह पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर यह आधारित है। इस विधि से शिक्षण करते समय शिक्षक पहले संपूर्ण पाठ की वस्तु छात्रों के समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करता है। विश्लेषण में क्या होता है? शिक्षक पहले संपूर्ण पाठ की वस्तु छात्रों के संक्षेप में पाठ के बारे में बता देता है। तत्पश्चात पाठ के विभिन्न अंशों का शिक्षण करता है। संस्कृत शिक्षण विशेषतः व्याकरण व कथा करते समय इसका प्रयोग अधिक उपयोगी होता है। संस्कृत शिक्षण में विश्लेषणात्मक विधि सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पे आती है? तो पहला तो ये आती है जब कभी भी आप व्याकरण पढ़ाते हो, इसका प्रयोग ज्यादा आपको व्याकरण में प्राप्त होता है। किसमें? व्याकरण में। और या तो कथा या फिर कथा कथन करने में, ठीक है। या फिर कथा करने में। अब इसके लाभ क्या है? ध्यान देना, विश्लेषणात्मक विधि का मुख्यतः प्रयोग व्याकरण के शिक्षण में और कथा कथन करने में क्लास में किया जाता है। यह पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण, यह किस शिक्षण सूत्र के सिद्धांत पर काम करती है? यह पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण काम करती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? पहला लाभ गिना रहे हैं भाई साहब, इसमें कहते हैं एक साथ संक्षेप में विषय वस्तु प्रस्तुत करने में शिक्षण रुचिकर होता है। अच्छा जी, जब आप विश्लेषण करते हो तो एक ही साथ में उस संबंधित पाठ्य वस्तु के हर अंग का आप विवेचन कर देते हो, पहली चीज। दूसरा कह रहे हैं इसमें छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। क्या होते हैं छात्र? इसमें छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर चल रहे हैं। फिर कहते हैं शिक्षण सूत्रों का अनुकरण किया जाता है। जैसे यहाँ क्या लिखा जी, यह किस शिक्षण सूत्र पर काम करता है? पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषणात्मक विधि पूर्ण से अंश की ओर यह कार्य करती है। ठीक है, शिक्षण सूत्रों का जटिल विषयों को सुस्पष्ट करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसको जी? किसको जी? करें जटिल वस्तुओं को स्पष्ट करने के लिए हम इस पर विशेष ध्यान इस पर परिलक्षित करते हैं, विशेष ध्यान दिखाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? अजी आ रहा है ना समझ में? चलते हैं आगे। जितने छात्र हैं भाई, आप संस्कृत चंदा का ये वाला टेलीग्राम अगर आप पेड क्लास में, हो सकता है कि आपने अभी तक ना ज्वाइन किया हो, जो हमारा मुख्य रूप से जो पब्लिक वाला चैनल है संस्कृत चंद्रा, इसको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हम प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ यहाँ पर देंगे, ठीक है, बिल्कुल डेली बेसिस पर। आगे चलें। विश्लेषण दो तीन चार समय, एक तो यह पूर्ण से अंश की ओर कार्य करता है। फिर पहले पाठ्यवस्तु को संक्षेप किया जाता है, फिर उसके एक एक अंश को पढ़ाया जाता है। मुख्यतः संस्कृत में यह व्याकरण तथा कथा कथन, याद रखना, मुख्यतः विश्लेषणात्मक विधि कहाँ? व्याकरण और कथा कथन में प्रयोग होता है विश्लेषणात्मक विधि का, ठीक है, एक साथ जी। ये इसकी विशेषताएं, लाभ है, इसके विश्लेषणात्मक विधि के लाभ मुझे बता देंगे, ठीक है। फिर अगला है कौन सी? कहोगे व्याख्या विधि। कौन सी विधि कहोगे मेरे प्रिय छात्रों? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि तो आप समझ ही रहे होंगे, बहुत व्याख्या किए होंगे आप लोग, है ना। तो व्याख्या विधि में क्या होता है, ध्यान देना। व्याख्या विधि में मेरे प्रिय छात्रों, आप कहोगे सर इसका उपयोग कहाँ है? जितने छात्र हो, ये जो लाइनें मैं बोलता हूँ सिखाता हूँ, ये सब इसके अंदर की जो सोच है, जो थिंक है, वो आपके सीटेट के प्रश्नों में अप्लाई होता है, वो आपके सीटेट के प्रश्नों में अप्लाई होता है, ठीक है। कहें अब व्याख्या विधि क्या है? इस विधि का प्रयोग है जी, इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में भी होता था, वर्तमान में भी इसका प्रचलन है, ठीक है जी, समझे नहीं? आई बात यही समझ में? प्रिय छात्रों, व्याख्या विधि आपसे बढ़िया कौन जानता होगा जब आपके सामने व्याख्या की जा रही हो, है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। ये सुनो,
कमेंट कर देना। अगर जो नहीं समझ में आया है, बिल्कुल क्लास कैसी लगी ये तो आपको कमेंट करना ही होता, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई मैं जो पढ़ाया उसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको कम क्लियर हो रहा है तो जरूर बताना। मुझसे मैं क्या करूँ, जब रिवीजन कराऊंगा, जब आपकी क्लास की सारी क्लास का रिवीजन कराऊंगा तो रिवीजन में उस सब हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हमें, ठीक है, चिंता नहीं। हम पेड क्लास में भी मैराथन चलाएंगे, नहीं तो आपको मैराथन क्लास सारे कॉन्सेप्ट की मैं पब्लिक दे दूंगा, ठीक है जी। इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में भी होता था, और प्राचीन काल में कैसे होता था पता है कुछ? प्राचीन काल में व्याख्या विधि का प्रयोग कैसे होता था, तो आप बताओगे मेरे प्रिय छात्रों। जब गुरुकुल पद्धति में गुरुकुल गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने छात्र जाते थे तो वहाँ बड़े बड़े वेद के मंत्रों का, श्लोकों का व्याख्या होती थी, बड़े बड़े वेद मंत्रों का की व्याख्या चलती थी। तो वही सेम टू सेम चीजें यहाँ पे आपको देखने को प्राप्त होगा मेरे प्रिय छात्रों। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब हम 5 दे रहे हैं, इनको पता भी नहीं है, हैं? हाँ जी। जब गुरु शिष्य को वहाँ बड़े बड़े धर्मशास्त्रों वेदों आदि को पढ़ाता था, वहाँ वहाँ व्याख्या विधि का प्रयोग करता था। वर्तमान में भी इसका प्रचलन है, वर्तमान में भी इसका प्रचलन है जी। जटिल अंशों जटिल अंशों व मुख्य भावों को स्पष्ट करने में यह आज भी अत्यंत उपयोगी होता है जी। व्याख्या के क्या लाभ हैं? व्याख्या विधि के लाभ बताओ मेरे प्रिय छात्रों। व्याख्या विधि के लाभ बताओ। तो याद रखना, जो व्याख्या विधि है वह ज्ञान को का स्पष्टीकरण हो जाता है। भाई जब व्याख्या करोगे एक एक उसके अंग को समझ समझ के बताओगे, पढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा, उससे ज्ञान का स्पष्टीकरण बढ़ जाता है। जैसे मैं पढ़ा हूँ भाई, अगर मैं बताऊं अधिसिंह अस्था में कोई सूत्र पढ़ा रहा हूँ, कारक का अधिसिंह अस्था साम कर्म पढ़ा रहा हूँ। अब इसका ज्ञान का स्पष्टीकरण, हाँ, एक एक अधि सिंह था और आस, ठीक है जी। ये सारी चीजें हम एक एक करके अधिसिंह एक एक अंश का जो है स्पष्टीकरण कर दें, इससे क्या होगा, वही ज्ञान का स्पष्टीकरण हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत, दोनों समस्या नहीं जी? आगे आओ। अध्येता के मन में कोई शंका नहीं। भाई जब हम एक एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं, कोई भी शिक्षक अपने व्याख्या में क्या कर रहा है, एक एक प्रत्येक उसके अंग का जो है क्या कर पोस्टमार्टम कर रहा है। जैसे मैं पढ़ाया अधिसिंह अस्था साम का, अब इसको मैं अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह अस्था और आस धातुओं में है क्या होता है, कर्म कारक होता है, इनका योग जिससे होता है। अगर हम ऐसा बताते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे पे छात्रों क्या होगा आपका, अब एक का अधि का मतलब सिंह का मतलब स्था का और आस का, एक एक चीज को हम स्पष्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब एक एक चीज में कोई शंका नहीं रह जाती है, पूरा विस्तृत व्याख्या करके आपको समझा दिया जाता है। ये दो लाभ की श्रेणी में आते हैं व्याख्या भी। समझे कि नहीं समझे हैं? ठीक है, आगे चलते। 5वां है व्याकरण विधि। कौन सी? व्याकरण विधि, ठीक है। व्याकरण विधि क्या है? पाठशाला विधि में संस्कृत भाषा का शिक्षण करते समय इसका प्रयोग देखने को मिलता है, किंतु वर्तमान में भी यह विधि बहुत उपयोगी है कि व्याकरण भाषा की आत्मा है। पूरा मतलब समझो। आपने प्राचीन विधि में पढ़ा है व्याकरण अनुवाद विधि, क्या पढ़ा है? हाँ, लेकिन ये जो व्याकरण अनुवाद विधि वहां पे कहा गया, इन्होंने जो मंतव्य लिया है, जो इसका सार लिया है, वो लेटेस्ट वाला, ठीक है जी। ये और ये प्राचीन पद्धति में आती है और व्याकरण विधि आपकी
नवीन पद्धति में आती है। समझे ना जी? वो है व्याकरण अनुवाद विधि, ये है व्याकरण विधि, दोनों में अंतर है। वो है व्याकरण अनुवाद विधि और ये है क्या है, ये है व्याकरण विधि। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? आई बात गई समझ में? सेशन को लाइक कर देना भूलना नहीं। हाँ जी, नहीं तो तुम खींच के मारेंगे, लग जाए भी कहना मत। ठीक है जी। अब आते हैं, कहते हैं भाई व्याकरण विधि के भी कुछ लाभ हो सकते हैं, है कि नहीं है? और देख लेते हैं। पहला पहला लाभ क्या है? कह रहे हैं भाई व्याकरण भाषा की आत्मा होती बात सत्य है, इसलिए हम व्याकरण को तो छोड़ नहीं सकते ना। कोई कहे नवीन विधि में हम व्याकरण प्रयोग नहीं करते हैं, भाई बिना व्याकरण की भाषा कैसे, बिना लैंग्वेज की आपकी भाषा कैसे? ठीक है। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा संगति, 5 बिंदु का ज्ञान हो जाता है। विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है व्याकरण विधि में। ठीक है। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आप देखते होंगे, महाभाष्य एक संस्कृत का ग्रंथ है जहां पर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ऐसे करके आपको बताया गया है, समझाया जाता है वहां पे। ठीक है। हाँ, पूर्व कथन क्या करता है, फिर उसका शंका का समाधान होता है, इस तरीके से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की यहाँ पर संज्ञा। हरबर्टीय पंचपदी भी अगला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरबर्टीय पंचपदी विधि लिखना है। सारी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी विधि किसके अंतर्गत आती है, ठीक है, या यह वक्तव्य किस विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे हरबर्टीय पंचपदी विधि, कौन सी विधि? हरबर्टीय पंचपदी विधि। अब यहाँ पे आइए, हरबर्टीय पंचपदी नाम से ही पता चल रहा है कुछ, इसमें कहीं ना कहीं 4-5 पद होंगे, तभी तो कहा गया पंचपदी विधि। तो कहा जा रहा है बिल्कुल सही और सही। पंचपदी से तात्पर्य क्या होगा तो बोलो, 5 पद। ठीक है। अच्छा जी, चलो। मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड के सिद्धांतों के आधार पर, किसके, बस इतिहास भी जान लो। हार्वर्ड के सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने इस पर है जी। अन्य विषयों की भांति संस्कृत शिक्षण करते समय भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए लगा। इसमें 5 पदों पाठ के का विधान किया गया। ठीक है जी। इसका उपयोग किया जाने लगा, इसमें 5 पदों को, यहाँ पर 5 पदों में पाठ के शिक्षण का विधान किया गया। ये 5 पद कौन? ठीक है। हर्बर्टी नाम ही पता, 5 पद 5 पद बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि नाम ही है हर्बर्टी पंचपदी ही। समझे कि नहीं समझे? जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे प्रिय छात्रों। जब भी क्लास देख रहे हो कमेंट जरूर किया करो, क्लास कैसे लगी, है ना जी, जितने छात्र हैं सब लोग। आगे चलें। मनोवैज्ञानिक हर, इसमें क्या हुआ, अन्य विषयों की भांति संस्कृत शिक्षण करते समय भी इसका उपयोग किया जाने लगा। इसमें 5 पदों के शिक्षण का विधान किया। ये 5 पद कौन से? इसमें क्या किया गया है, अन्य विषयों के भांति संस्कृत शिक्षण करते समय भी इसका उपयोग किया जाने लगा, है जी। इसमें इसमें 5 पदों पाठ के शिक्षण का विधान किया गया। ये 5 पद ये 5 पद है, देखो जी ध्यान देना। अन्य विषयों की भांति जो संस्कृत शिक्षण ने इस पद्धति को प्रस्तुत किया था, अन्य विषयों की भांति संस्कृत करते समय भी इसका उपयोग किया जाता। भाई जाहिर सी बात है, तो 5 पदों के शिक्षण का विधान किया गया है। कुल मिलाकर हर्बर्टीय पंचपदी विधि का जो थीम है, जो तरीका है, जो सलीका है, वह यही था, है ना जी, एकदम। इनके 5 पद हैं, 5ों पद के बारे में आपको जानना है। हो गया जी, थोड़ा सा वेट। हाँ जी, हाँ जी, अभी थे 5 पद में पहला कौन सा जी?
प्रस्तावना, पहला कौन सा? प्रस्तावना। पहली विधि कौन सी? प्रस्तावना। या छात्रों के किससे? पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है प्रस्तावना। जाहिर सी बात है भाई, छात्रों के पूर्व ज्ञान से। ना जानते हो तो जान लो कि हमेशा प्रस्तावना का प्रयोग किसके साथ होता है, तो कहते हैं पूर्व ज्ञान के साथ। ठीक है, इसके साथ पूर्व ज्ञान के साथ होता है। आप भी जानते हो, आपने टीचिंग किया है तो हमसे बेहतर तो आप जानते हो हैं। जानते किए कि नहीं कि जुगाड़ से कर लिए थे, हैं किया होगा। इससे छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती प्रस्तावना। इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ को जोड़ने के लिए कतिपय सरल प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं जो कि परस्पर संबंधित होते हैं। यदि प्रस्तावना सफल रहती है तब पाठ की सफलता के अवसर भी बढ़ जाते हैं। अतः इसे विवेक से बनाया जाने, अतः यह अंतः कथा उदाहरण चित्र और दर्शनों के माध्यम से निकलवाई जा सकती है। अच्छा जी, बिल्कुल पूरा का पूरा प्रस्तावना आपसे ये कह रहा है कि भाई इसमें यह जो होता है प्रस्तावना का जो स्टेप है, किसमें? हर वर्टीय पंचपदी में 5 पद है, जिसमें से पहला आपके सामने चल रहा है जी, है या छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें है ना जी, इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ को जोड़ने के लिए कतिपय, इसमें थोड़ा देखना चाहिए, सरल प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं जो कि परस्पर संबंधित होते हैं। यदि प्रस्तावना सफल रही, ध्यान देना, यदि प्रस्तावना सफल रहती है तब पाठ की सफलता के अवसर भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हमको कमांड हो जाता है तो बिल्कुल बढ़ जाता है। ठीक है जी, अतः इसे विवेक से बनाया जाए तंत्र। अभी भी प्रस्तावना कैसे कर सकते हो, तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अंतः कथा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, चित्र के माध्यम से और प्रश्नों के माध्यम से हम, हाँ जी बिल्कुल ध्यान देना। आगे चले, प्रस्तावना हो गई। मेन है क्या? छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय स्थापन, जब प्रस्तावना कर दो तब इस सोपान संदेश कथन के विषय का प्रस्तुतिकरण किया गया, जैसे प्रत्येक विद्या को प्रारंभ समय विषयों अपनाए वैसे ही विषय स्थापन कुछ नहीं होता, इसमें भाग के साथ विषय का, कथन के साथ विषय का प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक विषय विधा को पढ़ाते समय विषय स्थापन अलग अलग ढंग से किया जाता है। बिल्कुल भाई, जहाँ से विषय का उपस्थापन, वही जो आप कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति है। और ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखते हैं विश्लेषण। इसमें उद्देश्य कथानक के साथ विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ध्यान दें, तुलना, जिन जिन स्थलों पर हाई कठिनाई होती है, ठीक, जब भाई आप पाओगे कोई चीज, उसे तो स्थापना हो भाई यह है, यह चीज है, कोई हाथ से ले लिया है। अभी क्या कह रहे हैं, अभी वो है ना जी, तो अभी वो है सीधे सीधे पड़ा फंडा मारोगे जब वहां से हिम्मत आ जाए। तुलना, जिन जिन स्थलों पर कठिनाई होती है, तो कठिनाई होती है तो भाव के बीच है और तुलना कराते विषय पर ध्यान देना। ये कुछ नहीं कह रहे हैं, बस जिन स्थलों पर कठिनाई होती है उन शब्दों और भावों को स्पष्ट करने के लिए विविध विषय सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तुलना कराते हुए विषय को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, आपको स्पष्ट हो जाएगा तुलना करना। और जब तुलना कर ले विषय, आप इसे, इसको पढ़ते समय हमेशा अपना क्लासरूम याद कर। ठीक है जी, एकदम क्लासरूम। कैसे? पहले विषय का उपस्थापना करो, विषय प्रस्तुत करोगे, फिर जिन जिन स्थलों पर कठिनाई होती है उन शब्दों और भावों को स्पष्ट करने के लिए हम जिस शब्द सामग्री का प्रयोग किया जाता है तुलना करवाते हुए विषय स्पष्ट। ठीक है, फिर कह रहे हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में क्या होता है जी?
तक तुलना नहीं करोगे तब तक सामान्यीकरण कैसे हो पाएगा? बात सही नहीं सही? हाँ बोलो हाँ। सामान्यीकरण में क्या करते हैं जी, इस सोपान में पढ़े हुए हैं, पढ़े गए पाठ के निष्कर्ष अथवा सार, ठीक है, पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जैसे व्याकरण शिक्षण में विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करते हैं कि बात तो समझ नहीं, ठीक है जी, नहीं नहीं तो पढ़े गए पाठ हैं अथवा सार पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। केवल प्रयत्न आपको भी करना चाहिए रोजी मैम, है जो भी है बिल्कुल करना चाहिए। अब इसका थीम समझ लो कैसे। माना आपने पढ़ा अकहा सवर्णे दीर्घ, क्या पढ़ा? अकहा सवर्णे दीर्घ, ठीक है जी। जैसे कहीं तो हम के साहब उन्हें को कहते हैं, जैसे व्याकरण शिक्षण में विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद तत्संबंधी नियम बताएं। बिल्कुल वही मैं जी वही मैं समझा रहा हूँ लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को कि भाई जैसे विद्याधन आलिया लिखा है, माना आप, हमें पता है कि आपको पता है, अगर माना आपको नहीं पता है क्या करोगे हम? तत्संबंधी विद्याधन आलिया। अब सामान्यकरण क्योंकि आपको आकाश सवर्ण दीर्घ पता होगा, इसी को इसी पर अप्लाई कर दो जी, ठीक है जी। अका मतलब अक प्रत्याहार स्वर्ण में समान वर्ण आए, सीधे सीधे लिख दिया उन्होंने, अक के बाद समान वर्ण आए तो वहां दीर्घ हो जाता है। वही चीज यहाँ पे है कि बताया जी, है ना जी, बिल्कुल। तो ये है 5 आपके सोपान, किसके बोलोगे आप? किसके? आपके जो पानी लेके जाते हैं, ठीक है। प्रयोग, जब आपका मूल्यांकन होगा तब प्रयोग भी होगा। पाठ को पढ़ने व तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, किसको? पाठ को पढ़ने और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद नवार्जित ज्ञान को व्यवहार में लाने की योग्यता, है ना जी, है ना जी? कह रहे हैं क्या? नवार्जित ज्ञान को व्यापार में लाने के लिए, है यहाँ पर व्यापार में, सॉरी व्यवहार में लाने की योग्यता, व्यवहार में, व्यवहार में लाने की योग्यता छात्रों के में उत्पन्न करना आवश्यक है। इस सोपान में संस्कृत भाषा में पाठों में छात्रों से अभ्यास कार्य करवाया जाता है। यह अभ्यास कार्य व गृह कार्य के माध्यम से होता है, ठीक है जी। कुल मिला के प्रयोग मतलब जो आपने दो डाटा माना, एक एग्जाम्पल जो डाटा है उसको जाना, इसको भी जाना, अब उसमें करें दोनों थोड़ा सामंजस्य कर लो, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो वही है जी। तो 2-3 में वहां पहुंच गया, अब वहां से लेकर वो आ रहे हैं तो क्या होता है जी, एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। वह क्या है? वह आपका एक्स्ट्रा है, समझे कि नहीं समझे? फिर लाभ क्या है? इस विधि के द्वारा शिक्षण में क्रमबद्धता बनी रहती है और विधियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का स्थायी होता है, ज्ञान स्थायी होता है, क्रमबद्धता बनी रहती है। आ गया मूल्यांकन विधि। इसमें क्या होता है? यह हार्वर्ड की पंचपदी विधि का विकसित रूप है। इसमें प्रत्येक सोपान से संबद्ध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षा में जाने वाले कार्यकलापों का संयोजन कर साथ साथ मूल्यांकन करें। बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक सोपान से संबंध उद्देश्य, भाई आप लेसन प्लान बनाते हो उसमें बहुत सारे आपके सोपान होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं जी? बहुत सारे सोपान होते हैं, अस्तु। अब उस सोपान में क्या करते हो आप लोग, और हर सोपान का उद्देश्य होता है, उसके लिए हम मूल्यांकन रखते हैं जी, है वही है। ये कहते हैं शिक्षण में उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन का प्रारंभ सर्वप्रथम बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या था? हालांकि संस्कृत में अभी तक पूछा नहीं है, अगर मन आपके यहाँ पूछ तो इसको बता देना, ठीक है, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एकदम लास्ट और नवीनतम उपागम, नवीनतम, ठीक है। फिर हम देखेंगे और क्या आपको पढ़ाना। तो संस्कृत चंदा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नमस्कार और शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और
बहुत बहुत शुक्रिया।